हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिल गेट्स से जो मीटिंग की थी, उसके समापन में प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया था कि गेट्स फाउंडेशन कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना एरा वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, कि गेट्स फाउंडेशन जीवन शैली, आर्थिक संगठन, सामाजिक व्यवहार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के प्रसार के तरीकों में आवश्यक बदलावों का विश्लेषण करने का बीड़ा उठाए। और ये भी बोला था उन्होंने कि कोविड-19 से लड़ने में संबंधित तकनीकी में भी वह आगे उभर के आए। मैं वो लाइन पढ़ देती हूँ। इन क्लोजिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सजेस्टेड दैट गेट्स फाउंडेशन could take the lead in analyzing the necessary changes in lifestyles, economic organization, social behavior, modes of disseminating education and healthcare that would emerge in the post-COVID world। मतलब post-COVID world में उभरने वाले जितने भी हमारी कैसा आर्थिक संगठन होगा, आर्थिक संगठन, दैट इज़ अ बिग वर्ड। आर्थिक संगठन, ध्यान रखिए, जीवन शैली, सामाजिक व्यवहार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के प्रसार के तरीकों में जो आवश्यक बदलाव लाने हैं और संबंधित तकनीकियाँ, उसमें ये जो है अपना लीड रोल निभाएं। तो एक तो ये आर्थिक संगठन और संबंधित तकनीकी एंड ऑल, और वो भी बिल गेट्स के उसके बाद रिप्लाई उनका आया कि उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को, और साथ ही साथ उन्होंने पार्टनरशिप का जिक्र किया कि गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप का उन्होंने धन्यवाद दिया। तो अब सवाल ये उठ के आता है कि पूरी दुनिया जो है गेट्स के खिलाफ है, पूरी दुनिया में नारे लग रहे हैं, अरेस्ट गेट्स एंड फॉची, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इटली की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सारा कुलियंस, उन्होंने भी इनको जो है अपराधी बताया एवं उन्होंने मांग रखी कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में पेश किया जाए। उन्होंने संसद में इनके डिजिटल आईडी 2020 के एजेंडा को भी जो है उजागर किया। और यहाँ तक कि इससे कुछ दिन पहले इटली में एमपी जार्बी ने भी जो मौतें इटली में हो रही थी उनका झूठ होने का उजागर किया और कहा कि 99% ऑफ जो डेथ्स हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। और उन्होंने भी संसद में इटली में बहुत हो हल्ला किया इस बात को लेके कि, और इस पैंडमिक को उन्होंने फेक भी बताया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से मीटिंग की है बिल गेट्स से, तब से जनता सच में जवाब चाहती है कि वो किस प्रकार की पार्टनरशिप है। अभी इज़राइल से खबर आई है कि वहाँ पे जो है बच्चों का चिपिंग शुरू कर दिया है। यूके में भी मैंडेटरी कर दिया है कि जब तक बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता वो स्कूल में नहीं जा सकते। तो यही बात हम जानना चाहते हैं, वो किस तरीके की पार्टनरशिप है उनसे, और क्या वैक्सीनेशन को सरकार मैंडेटरी कर सकती है, क्योंकि जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है तो उसके तहत पता चला किसी दिन आकर के जब वैक्सीनेशन लॉन्च हो गई तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा वो कहीं आना जाना नहीं कर सकता, तो नो ट्रैवल एंड नो ट्रेड। तो वो एक समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए हम लोग जवाबदेही चाहते हैं कि क्या सरकार वैक्सीनेशन मैंडेटरी करना चाहती है। इस पे हम लोग बहुत टाइम से काम भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, और एक बहुत अजीब सा वाक़या मुझे नज़र आया है कि लोगों ने इस मुद्दे को भी राजनीतिक बना लिया है। हम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से मीटिंग की है तब से अब विश्वास हम लोगों का डगमगा रहा है वर्तमान में सरकार से। तो हम चाहते हैं कि शायद अपोजिशन इस मुद्दे को उठाए, कोई इस मुद्दे को उठाए, पर अभी तक अपोजिशन ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया है। और बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूके में लंदन हाइड पार्क से
कल बहुत सी वीडियोस कल परसों में रिलीज़ हुई हैं वहाँ के प्रोटेस्ट से। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है बेसिकली। तो नेचुरल है हम लोगों के मन में भी ऊहापोह होना एक जाहिर सी एक नेचुरल सी चीज़ है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है जनमानस तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि क्या वो वैक्सीनेशंस को मैंडेटरी करेंगे। और वैक्सीनेशंस को लेके हमारे मन में सवाल हैं, क्योंकि बिल गेट्स का खुद कहना है कि वे मैसेंजर आरएनए इंजेक्ट करेंगे इस बार, ना कि कोई जीवाणु। मैं आपको गेट्स नोट्स में ले चलती हूँ कि मिस्टर बिल गेट्स का क्या कहना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कन्वेंशनल सिस्टम हुआ है आज तक जो वैक्सीन्स बनने का, वो ये होता है कि जो डिजीज़ करने वाला जो पैथोजन होता है, मतलब जो जीवाणु होता है, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसको वीकेस्ट फॉर्म में या उसको मार के जो है या उसका एंटीजन को जो है इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी की का इम्यून सिस्टम उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाए और एंटीबॉडी एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से ही हमारा इम्यूनिटी बनता है। इस पे बहुत बड़ा संदेह मुझे तब हुआ जब WHO ने 24 अप्रैल को एक वर्ड यूज़ किया इम्यूनिटी पासपोर्ट की, मतलब कि जो लोग डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं इस वायरस के, डायरेक्ट एक्सपोजर के बाद जिन लोगों में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं रिकवरी के बाद, वो लोगों को वो एंटीबॉडीज़ जो है इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं देती। फिर 8 मई को उन्होंने स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन डे वाले दिन बोला कि स्मॉल पॉक्स हम इसलिए एरेडिकेट कर पाए क्योंकि हमारे पास वैक्सीन था, एसेंशियल टूल। कोविड-19 में भी हम वैक्सीनेशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, दैट वुड बी अवर एसेंशियल टूल, एंड विद ग्लोबल सॉलिडारिटी वी कैन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो बेसिकली जब 24 अप्रैल को उन्होंने बयान दिया कि नेचुरली जब डायरेक्ट एक्सपोजर आप वायरस को कर रहे हैं, उस वक्त जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं देती, तो वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो कैसे दे देंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है, जिसका जीनोम इतना लंबा, देखिए जितना लंबा जीनोम होगा उतना ज़्यादा म्यूटेशन होगा। दूसरा आरएनए में प्रूफ रीडिंग चेक मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें फोटोकॉपी मिस्टेक होता है। हमेशा जो भी नया वायरस है वो अपने पिछले वायरस से ड्रिफ्ट करता है, वो डिफरेंट होता है। जो डीएनए वायरसेस होते हैं या जिनका जीनोम डीएनए होता है, तो उसमें प्रूफ रीडिंग चेक मैकेनिज्म होता है, इस वजह से फोटोकॉपी मिस्टेक नहीं होता है, वहाँ म्यूटेशंस के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसलिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सफल है। जैसे रेबीज़ का जो रेब्डो वायरस भी है, तो उसमें जो जीनोम है, बेशक वो आरएनए वायरस है नेगेटिव सेंस का, पर जीनोम काफ़ी उसका छोटा होता है, और दूसरा उसका ट्रांसमिशन जो होता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसी वजह से इंक्यूबेशन पीरियड भी लंबा है, इसी वजह से वहाँ भी वैक्सीन सफल हो पाई। इस बात को बिल गेट्स खुद कहते हैं, और क्योंकि कि ये इसकी हमें मेडिसिन की एफिकेसी ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेगी, लास्ट करेगी जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। तो व्हाट आई मीन टू से कि क्यों हर्ड इम्यूनिटी ये नहीं आने देते। टेड टॉक के शो में इन्होंने बोला था वी डू नॉट वांट नेचुरली रिकवर्ड पीपल। बहुत से ऐसे देश हैं, ताइवान है, स्वीडन है, जिन्होंने हर्ड इम्यूनिटी पे जो है अपने देश को लॉकडाउन नहीं किया। नाइजीरिया ने जो है क्विट कर दिया WHO से। नाइजीरिया से अभी खबर आई कि 10 मिलियन जो है रिश्वत दिया बिल गेट्स ने मैंडेटरी वैक्सीनेशन एक्ट के लिए, तो उन्होंने वहाँ से क्विट कर दिया, WHO से क्विट कर दिया। तांजानिया के जो प्रेसिडेंट है मंगफुली, उनको इस चीज़ पर डाउट हुआ, तो उन्होंने एक ह्यूमन सैम्पल्स बना के, एक गोट का सैम्पल, एक पपाया का लिक्विड सैम्पल और एक ह्यूमन का सैम्पल, उस पर एज, नेम हाइपोथेटिकली लिख के भेजा, तो देखा कि 99% सैम्पल जो है पॉजिटिव आए। तो उन्होंने भी WHO को क्विट किया। और मेडागास्कर के प्रेसिडेंट ने भी ये आरोप लगाया कि उन्हें भी 20 मिलियन रिश्वत का ऑफर आया था, तो उन्होंने भी WHO को क्विट किया। तो और इतनी सारे संदेह, सिर्फ यही संदेह छोड़िए, इंडिया में भी ऑलरेडी कल्पना मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का नाम का एक सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, जिसमें कि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट गई हुई है कि इनकी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन थी, उससे गुजरात एवं आंध्र प्रदेश में कितनी एडोलेसेंट गर्ल्स की जो है मृत्यु हुई है, और कितनों में जो है इनफर्टिलिटी भी आई है।
और वो केस अभी पेंडिंग है। इनकी वैक्सीन्स की कोई मतलब सेफ्टी का कोई इनके पास कोई पेपर्स या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं। यही बात जो है अभी एक केस यूएस में भी, खुद यूएस में भी वहाँ रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर आइकैन के नाम से इन्होंने जो एक केस किया था और उनको जो है राहत मिली है। और ये पता चला है कि हर 2 साल में इन्हें रिपोर्ट देनी होती है कि अपनी वैक्सीन का सेफ्टी मेजर्स को लेके, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। मैं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो बिल गेट्स ने अपने गेट्स नोट्स में, उनका जो ब्लॉग है उसमें ये बात जब बतानी शुरू की, तो पहले उन्होंने जो पारंपरिक विधि थी वैक्सीन्स बनाने की, जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सिस्टम था, उसके बारे में बताया। और ये बात बताई कि पहले 2 तरीके से वैक्सीन्स बनती थी, एक लाइव वैक्सीन्स और एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वो होती है जिसमें जो पैथोजन होता है वो उसको किल करके डाला जाता है, और दूसरी होती है लाइव वैक्सीन्स जिसमें पैथोजन को वीकन करके, मतलब इम्पोर्टेंट पैथोजन डाला जाता है। और ये भी बताया उन्होंने कि जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं वो कारगर तो ज़्यादा होती हैं परंतु इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको दिखाती चली जाती हूँ, आप देखते रहिए। The 2 most common types and ones you are probably most familiar with are inactivated and live vaccines. तो देखिए इन्होंने यहाँ बता रखा है कि inactivated vaccines contain pathogens that have been killed, while live vaccines on the other hand are made of living pathogens that have been weakened or attenuated. They are highly effective but more prone to side effects than their inactivated counterparts. Inactivated and live vaccines are what we consider traditional approaches, right? तो इन्होंने बता दिया है ये live vaccines और inactivated vaccines जो हैं ये traditional approaches हैं, and there are a number of COVID-19 vaccine candidate of both types, and for good reasons. They are well established. We know how to test and manufacture them, but the downside is that they are time consuming to make. क्योंकि इसमें अलग से आपको वायरस लेना पड़ेगा, उसे कल्चर करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। इतना इजी प्रोसेस नहीं कि 2 साल में वैक्सीन तैयार होके आ जाए। देयर इज अ टन ऑफ मटेरियल इन ईच डोज ऑफ अ वैक्सीन. मोस्ट ऑफ दैट मटेरियल इज बायोलॉजिकल, which means you have to grow it. That takes time unfortunately, right? तो आपने देख लिया बिल गेट्स ने बोला ट्रेडिशनल सिस्टम जो है बनाने का वो ये है कि आप जो है लाइव वैक्सीन्स या इनएक्टिव वैक्सीन्स, लेकिन उसमें टाइम बहुत जाता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए इन्होंने आगे बोला तो हम जो है कंसंट्रेट करें बेसिकली 2 तरीके की वैक्सीन्स में, आरएनए वैक्सीन्स और डीएनए वैक्सीन्स। पैथोजन इंजेक्ट नहीं करेंगे, एक आरएनए कोड आपके अंदर इंजेक्ट करेंगे, और गेट्स इज फंक्शनिंग ऑन दिस आरएनए कोड, और ये पहली बार होगा। तो आर यू रेडी ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन कराने के लिए? नहीं विश्वास आ रहा है आपको तो मैं आपको खुद दिखाती हूँ। एंड इसकी तुलना ये करें, इनका पीछे कंसेप्ट ये है कि आरएनए कोड होगा उसमें, जिससे जब हम इंजेक्ट करेंगे आपकी बॉडी में तो आपकी जो सेल्स है वो उसके बाहर उस कोड से खुद ही एंटीजन जनरेट होगा, और वो एंटीजन के प्रति फिर एंटीबॉडी भी बनेगी। और उसका तुलना दे रहे हैं ये इसी प्रकार से हुआ कि जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही समय में निर्माण करना। जनरली जो होता है, चाहे आप डायरेक्ट एक्सपोजर से आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बने या फिर वैक्सीन से जाए एंटीबॉडी बने, तो होता है ये कि जो पैथोजन होता है उसमें एंटीजन्स होते हैं, तो वो एंटीजन से हमारा एंटीबॉडी बॉन्ड बना लेता है। एंटीजन एक चाबी का काम करते हैं जिससे वो हमारे शरीर का ताला खोलते हैं, तो एंटीबॉडी उस एंटीजन को पहचानती होती है तो उससे बॉन्ड बना लेती है। बॉन्ड बनाने के बाद सिग्नल जाता है हमारे बॉडी में, तो उसको डिफीट करता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो वो रिकॉर्ड सेव हो जाता है इन टी सेल्स,
मेमोरी टी सेल्स। तो ये सिस्टम होता है बेसिकली, चाहे वो वैक्सीन से हो। वैक्सीन से इसलिए कि अगर हम उसमें एटीन्यूटेड फॉर्म में पैथोजन डालेंगे, लाइव वैक्सीन जिसको बोलते हैं, या सिर्फ एंटीजन मार के डालेंगे हम, तो उसमें क्या होता है कि हम सिक नहीं पड़ते हैं, हम बीमार नहीं होते हैं, और बॉडी जो है हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति एंटीबॉडी बना लेता है। लेकिन यहाँ पे अब ये जो उसमें टाइम लगता है उस सिस्टम में। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम आरएनए जीनोम डालेंगे। अब इनसे कोई पूछो, ये आरएनए जीनोम डालेंगे, और कौन सा आरएनए जीनोम डालेंगे, और कोविड का तो रोज ही जीनोम बदल रहा है। कोविड-19 का जीनोम डालेंगे हमारे अंदर, तो कोविड-21 जब हो जाएगा तो क्या वो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या मतलब कर रहे हैं। और कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्टनरशिप के लिए कह दिया, इन्होंने बोला है कि आरएनए जीनोम डालेंगे, उसके लिए बॉडी को खुद ही एंटीजन भी बनाना होगा, खुद ही एंटीबॉडी भी बतानी होगी। मतलब कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण और सॉफ्टवेयर का निर्माण दोनों एक ही साथ करना होगा। यहाँ मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये जो वैक्सीन है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसमें टाइम लगता है। तो दैट इज़ वाई आई एम पार्टिकुलरली एक्साइटेड। देखिए, दैट इज़ वाई आई एम पार्टिकुलरली एक्साइटेड बाय 2 न्यू अप्रोचेज दैट सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर टेकिंग RNA एंड DNA वैक्सीन। इसलिए कुछ कैंडिडेट जो RNA एंड DNA वैक्सीन बना रहे हैं उसमें मैं एक्साइटेड हूँ। इफ वन ऑफ दीज न्यू अप्रोचेस pans out, अगर RNA एंड DNA में से कोई भी सक्सेसफुल हुई तो we will likely be able to get vaccines out to whole world much faster, right? मतलब now he is saying कि I'm more interested in RNA and DNA vaccines, और इनमें से कोई भी सफल होती है तो हम जो बहुत ही जल्दी जो है ये वैक्सीन जो है वर्ल्ड को उपलब्ध करा पाएंगे। आगे इन्होंने ये भी बोला है कि सेपी और इनकी फर्म जो है गेट्स फाउंडेशन और सेपी को फंड करके ये जो है आरएनए वैक्सीन बहुत टाइम से बना रहे हैं। देखिए, आवर फाउंडेशन बोथ थ्रू आवर ऑन फंडिंग एंड थ्रू सीपी हैज़ बीन सपोर्टिंग the development of an RNA vaccine platform for nearby a decade, and we were planning to use it to make vaccines for diseases that affect the poor like malaria, but now it is looking like one of the most promising options for COVID. How cleverly he stated this thing that कि उन्होंने जो है वैक्सीन्स जो है आरएनए की वैक्सीन्स बनाने में वो 10 साल से वो काम कर रहे हैं, पर वो मलेरिया के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कोविड के लिए ये जो है प्रयास सफल हो पाएगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। आगे देखिए, आरएनए वैक्सीन काम कैसे करती है। हियर इज हाउ एन आरएनए वैक्सीन वर्क्स। Rather than injecting a pathogen's antigen into your body, जो मैंने आपको बताया पैथोजन का एंटीजन इंजेक्ट करने की जगह you instead give the body the genetic code। इसको ध्यान से देखिए, ये सेकंड लाइन ध्यान से देखिए, ये मैं ये मार्क कर रही हूँ। You instead give the body the genetic code। ये what is happening? Here is how an RNA vaccine works. Rather than injecting a pathogen antigen into your body, you instead give the body the genetic code। एंटीजन देने की जगह आप जेनेटिक कोड बॉडी में डालते हैं। Are you ready for this? Tell me, are you ready for this? Needed to produce that antigen itself। मतलब जो उस एंटीजन को प्रोड्यूस करेगा वो हम आरएनए का जेनेटिक कोड बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। My God. And when the antigen appears on the outside of your cells, your immune system attacks them and learns how to defeat future intruders in the process. You essentially turn your body into its own vaccine manufacturing unit. This is the point to be noted. You essentially turn your body into its own vaccine manufacturing unit. Literally, I'm telling you, क्या इसका दिमाग है, he is a psychopath। मतलब he will introduce RNA genetic code, वो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं, he will introduce RNA genetic code inside our body, जिसमें बॉडी खुद ही फैक्ट्री बन जाएगी, एंटीजन बनाएगी। मतलब this is what he is saying। मतलब body itself becomes vaccine manufacturing unit। Are you ready for all these things? Literally। And not only this, आगे देखिए,
आगे ये भी कह रहे हैं कि इवन ही इज़ नॉट श्योर कि वायबल प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, मतलब गिनी पिग बनाना है हम लोगों को। और मेन मकसद तो वो है नहीं ना, मेन मकसद कुछ और है, मेन एजेंडा कुछ और है, बिकॉज द डिजीज इज़ नॉट दैट फर्टल। आप आगे देखिए, आगे एक बंदा क्या बोल रहा है। Because RNA vaccines let your body do most of the work. They don't require much material. That makes them much faster to manufacture. There is a catch though. We don't know for sure yet if RNA is a viable platform of vaccine. मतलब समय की कमी है, इसलिए आरएनए जेनेटिक कोड डालेंगे, इसलिए यहाँ जो आरएनए वैक्सीन को जो है, क्योंकि आरएनए वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है आपकी बॉडी को ही करना है इसमें, इसलिए दे डू नॉट रिक्वायर मच मटेरियल और डैट मेक्स देम मच फास्टर टू मैन्युफैक्चर। देयर इज़ अ कैच दो, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, देयर इज़ अ कैच दो, वी डू नॉट नो फॉर sure if RNA is a viable platform for vaccines. Since COVID would be the first RNA vaccine out of the gate, we have to prove both that the platform itself works and that if it creates immunity. It is a bit like building your computer system and your first piece of software at the same time. I'm underlining. See, it is a bit like building your computer system and your first piece of software at the same time. देखिए, so आप लोगों ने देख लिया what is saying। ट्रेडिशनल सिस्टम जो था वो नहीं, ये लोग आरएनए जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस करेंगे, कह रहे हैं कि कम समय से लगेगा, क्योंकि सारा काम बॉडी को ही करना है, बॉडी को एंटीजन बनाना है और बॉडी को एंटीबॉडी बनानी है। मतलब कि जस्ट लाइक कि जस्ट बिल्डिंग योर कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम। सो दिस इज ऑल द रीजंस कि वी आर अगेंस्ट एंड नॉट ओनली दिस। उसके बाद में कितना ये एफिशिएंट होगी उसका भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, एक बार आपने ले लिया दोबारा जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ मल्टी डोज वैक्सीन, आपको बार बार वैक्सीन लेनी होगी। और कितना इसका एफिकेसी होगी, लास्ट करेगी, तो कहते हैं कि सिर्फ कुछ ओनली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स ये जो है लोगों को बीमार होने से रोक पाएगी। तो जैसे हम फ्लू शॉट्स हर 6 महीने में लेते हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि आपको एवरी क्वार्टरली वैक्सीन ये लेनी पड़े। और उसके लिए भी फिर हेल्थ रिपोजिटरी टेक्नोलॉजी वर्ड, अभी ये 2 दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस लाइव किया था WHO ने, उसमें प्रेसिडेंट क्लेवोस एल्वेकाड्रो ने वर्ड यूज़ किया था कि हेल्थ रिपोजिटरी टेक्नोलॉजी। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको ले जाऊँगी। तो यही जो है मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो उन्होंने क्वांटम डॉट डाई मेथड से ही बोल रहे हैं हम इम्प्लांट करेंगे, जो कि मेडिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। और अभी आपने जो प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने आपको बोला था आर्थिक संगठन वर्ड यूज़ हुआ है इन्होंने, तो वो सब मेजर्स में जो है गेट्स फाउंडेशन को लीड करने को कहा। तो क्या होगा आर्थिक संगठन, मतलब क्या कैशलेस इकोनॉमी के आसार नज़र आ रहे हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए चिप होगा, तो मतलब वैक्सीन तो मैंडेटरी हो जाएंगी और हर महीने आपको जो है लगानी होंगी। जिस तरीके का हुआ आजकल कोविड पॉजिटिव कोविड नेगेटिव आइडेंटिटी हो गई है, तो जो वैक्सीन नहीं लगाएगा आप उसको अपने पास आने नहीं देंगे। जो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, जो रजिस्ट करेगा उसको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, वो ट्रेड नहीं कैरी कर सकता, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता। ये सब कुछ होने के आसार है, प्रोज एंड कॉन्स हम देखना हमारा फर्ज है। अगर आपको इतना ही डर है, चलो बात लो कि आप कोविड से सच में डरते हैं, क्योंकि आज के डेट में 2 कैटेगरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं इट इज़ डेडली, कुछ कहते हैं इट इज़ नॉट, कुछ कह रहे हैं कि इट इज़ अ पैंडेमिक, कुछ कह रहे हैं इट इज़ अ प्लैंडेमिक। तो अगर आपको डर है तो आप वैक्सीन लगाइए ना, आप सेफ हैं। लेट इट नॉट मेक कंपल्सरी, लेट इट मेक अ मैटर ऑफ चॉइस। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू आस्क अवर प्राइम मिनिस्टर कि व्हाट इज दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप एक्चुअली, बिकॉज वी आर लिटरली स्केयर्ड, वी आर लिटरली स्केयर्ड। और जो भी इनके पे केसेस चल रहे हैं, जो US में जो आईकैन फाउंडेशन को जो राहत मिली है इनके अगेंस्ट, वो सारा, और जो हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो केसेस के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। और कोशिश करूँगी कि हमें कुछ लॉयर्स का प्लेटफॉर्म भी उस वक्त मिल जाए डिस्कशन में। अब कुछ दिन पहले ही WHO ने कावासाकी सिंड्रोम को भी
जो कि बच्चों में एक मल्टी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर पाया जाता है, उसको भी कोविड-19 से लिंक किया। और उसी के बाद न्यूज़ भी आने लगी कि डेथ्स की ड्यू टू कावासाकी सिंड्रोम इज़ रिलेटेड टू कोविड-19। और वो मैं एक न्यूज़पेपर डेली मिरर का आपको दिखा रही हूँ, और देखिए उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। डेली मिरर नाम के इस न्यूज़ ब्लॉग में बताया गया है कि एक बच्चे की डेथ जो हो जाती है कावासाकी डिजीज़ से होती है, एंड वो कोरोना वायरस रिलेटेड थी। एंड इसमें एक पिक्चर भी दिखा रखी है जो मरने से 2 घंटे पहले ली गई बताई गई है। ध्यान देकर आप सुनिए। यहाँ पे बताया गया है अप्रैल 25 के दिन एलेक्स मरा था, और ये भी बताया गया कि मैं पढ़ देती हूँ। हार्ट ब्रोकन मॉम told how her baby son died in her arms after being struck down by a rare childhood illness linked to COVID। और नीचे आप देख लीजिए, डेट देख लीजिए कि डॉक्टर ने बताया है कि अप्रैल 25 के दिन जो है ये मरा था एलेक्स। और न्यूज़पेपर ये कल का है, 17 मई तारीख पड़ी है, आप देख लीजिए, ये ब्लॉग कल का है। और 25 अप्रैल को एलेक्स की डेथ हुई थी। और जो रिपोर्ट जो अभी WHO ने दी है कि कावासाकी डिजीज़ को कोविड से रिलेट किया, वो भी तारीख देख लीजिए आप। WHO ने मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कावासाकी डिजीज़ को जो है 15 मई को लिंक किया है कोविड-19 से। और 17 मई को ये न्यूज़ ब्लॉग आया है जिसमें कि 25 अप्रैल को डॉक्टर बता रहा है कि कावासाकी डिजीज़ जो कि कोविड से रिलेटेड है, उसमें एलेक्स नाम के बच्चे की मृत्यु हो गई। डेट ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल को लिंक किया गया WHO के द्वारा कोविड-19 से कावासाकी को। 17 अप्रैल को न्यूज़ ब्लॉग आया। और ये ध्यान दीजिए 25 अप्रैल को बच्चा मरा। और देखिए ब्लॉग में लिखा है कि ये जो तस्वीर है मरने से ठीक 2 घंटे पहले ली गई है, यानी कि ये तस्वीर 25 अप्रैल को ली गई है, मरने से 2 घंटे पहले ये तस्वीर 25 अप्रैल की है। अब आप देखिए, इसने बच्चे ने बैंड एक हाथ में पहन रखा है, देखिए। जब इस ब्लॉग में दी गई बच्चे की तस्वीर को हमने क्लिक किया तो ये इसमें मैंने नहीं लिखा है, आप लिंक ले लीजिएगा, खुद भी चेक कर लीजिएगा। इसमें खुद ही लिखा हुआ है, द पिक्चर वॉज टेकन ऑफ अलेक्जेंडर पार्सन्स जस्ट आवर्स बिफोर ही डाइड। मतलब मरने से कुछ देर पहले ली गई तस्वीरें। मरने की डेट 25 अप्रैल है। अब मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ, बच्चे के हाथ के बैंड को देखिए। ध्यान दीजिए, इस बच्चे के बैंड पे जो डेट डली है वो है 6 अगस्त 2019। तब तक कोविड का आउटब्रेक भी नहीं हुआ था। कोविड का आउटब्रेक दिसंबर 2019 में हुआ था। तो अब और बच्चे की डेथ हुई है 25 अप्रैल 2020 में। अब आप बताइए मीडिया को कितना मैनेज किया गया, जिसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह रहे हैं। क्या पता वह सच्चाई है, और जिसको आप सच्चाई मान रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी है। तो इसलिए विजिलेंट रहिए, फॉलो साइंस एंड एस्केप फियर।